स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे डायमेंशनल फार्मूला अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ की। पहली फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास फोर्स। अब देखिए फोर्स कैसा भी हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, ठीक है, टेंशन, कोई भी फोर्स, उन सब के लिए डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। तो देखिए जो फोर्स होता है उसका सिंपलेस्ट फार्मूला कौन सा है, F इज इक्वल टू एम ए। ये तो आपको 9th क्लास से याद है अच्छे से। अब देखो m क्या है, यहाँ पर मास है, a है एक्सेलरेशन, ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखिए वेलोसिटी का अगर हम चेंज निकालेंगे तो अल्टीमेटली हमको क्या मिलेगा, वेलोसिटी ही मिलेगा। और वेलोसिटी का डायमेंशन हमने निकाला था, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, लेंथ के लिए हम लिखेंगे l, टाइम के लिए हम लिखते हैं t। अब ये देखिए यहाँ पर, इसको मैं पहले लिख देती हूँ, यहाँ पर नीचे आएगा t, ठीक है, l, और ये t है, ये ऊपर जाके इसकी पावर हो जाएगी -1, ठीक है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन आ गया है, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया है, एल टी -1, ठीक है। इसमें l की पावर 1 है, t की पावर -1 है। ये आ गई है वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब देखिए हमें एक्सेलरेशन का निकालना है। एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी बाई टाइम। वेलोसिटी का देखिए एल टी -1 अपॉन, अब देखिए यहाँ पर टाइम है, टाइम के लिए क्या होता है, t होगा। अब देखो यहाँ पर ये t ऊपर जाके इसकी पावर हो जाएगी -1, एल टी -1 इंटू टी की पावर -1। अब देखिए अगर बेस सेम होता है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर बेस सेम है तो इनकी जो पावर्स होती है वो ऐड हो जाती है, आपने ये पढ़ा होगा, ये तो 6th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर बेस सेम है और जो ये एक्सपोनेंट है, पावर ये क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी, -1 प्लस -1, ठीक है, -1 प्लस -1। अब प्लस और माइनस क्या आ जाएगा, माइनस होगा, ये एल टी -1, ठीक है। अब इससे आ जाएगा हमारे पास एक्सेलरेशन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो आता है एल टी -2, -1 -2 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, L1 T -2। तो देखिए फोर्स है, फोर्स में आता है हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन। मास के लिए हम क्या लिखेंगे, m, और एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया है, L T -2, यानी कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है m1 L1 T -2, ठीक है। इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारे पास एनर्जी। एनर्जी, अब देखिए ये कोई सी भी एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, कोई सी भी एनर्जी हो, हीट एनर्जी, एंथैल्पी, वर्क, वर्क भी एक टाइप से एनर्जी है। वर्क होता क्या है हमारे पास, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का अगर हम चेंज निकालेंगे तो ये अल्टीमेटली हमको क्या देगा, काइनेटिक एनर्जी ही देगा, और ये इक्वल होता है वर्क के, वर्क डन के, याद वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए एनर्जी लिखा हो, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी लिखा हो, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क लिखा हो, अगर आपके पास लिखा हो हीट, हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और आपके पास लिखा हो एंथैल्पी, ठीक है, इन सब के लिए एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। अब देखिए एक हम निकालते हैं वर्क से और दूसरा हम निकालेंगे कि काइनेटिक एनर्जी से कैसे डायमेंशनल फॉर्मूला निकलेगा, ठीक है। अब देखिए वर्क होगा, वर्क आपको पता है
सिंपलेस्ट फार्मूला क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए फोर्स का हमने अभी अभी निकाला था, क्या आया था वो, m1 L1 और t -2 इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक लेंथ है, तो यहाँ पर आ जाएगा l की पावर 1। अब देखिए बेस सेम है तो ये जो पावर है वो ऐड हो जाएंगी, तो इससे वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा m1 L2 आ जाएगा, 1 + 1 2 हो जाता है, और t की पावर -2। तो ये आ गया है वर्क और एनर्जी, हीट एनर्जी, एंथैल्पी, इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर आप ये कहें कि नहीं आप हमें काइनेटिक एनर्जी का बताओ कि काइनेटिक एनर्जी से हम कैसे निकालेंगे। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², है ना। अब देखिए ये जो ये है ना, ये कांस्टेंट है, तो नंबर हो गया जैसे, ठीक है, नंबर, साइन थीटा, इन सब का डायमेंशन नहीं निकाल सकते हम, ठीक है, ये डायमेंशनल लेस होते हैं। कैसे होते हैं ये, डायमेंशन लेस, साइन थीटा, थीटा, नंबर, ये सब क्या है, डायमेंशन लेस है। तो डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए हम ये नंबर्स को कंसिडर नहीं करते हैं, तो हमारे पास क्या बच गया, mv² बच गया है। यहाँ पर है m मास है, मास के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर m, और v क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का हमने क्या देखा था, lt -1, यही आया था ना डायमेंशनल फार्मूला। अब देखिए lt -1 इस पूरे का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, यानी कि 2, इसके साथ भी यहाँ पर जो l की पावर है 1 उसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये 2 आ जाएगा, और जो t की पावर -1 है, -1 इंटू 2 क्या आएगा, -2, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम इसको, ये पहले -1 है और यहाँ पर ये 1 है, ठीक है। अब देखिए v² है, तो v के लिए ये तो हो गया v का, v² के लिए क्या हो जाएगा, पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, L2 आ जाएगा और t -2, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, मैं फिर से बता देती हूँ एक बार। अब देखो mv² है ना, m हो गया मास, ठीक है, मास के लिए हमने लिख दिया यहाँ पर m, ओके। v² है, v का क्या होता है, lt -1, ये होता है वेलोसिटी का। इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो l की पावर जो है 1 उसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो t की पावर -1 है इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने से ये आ जाता है हमारे पास L² t -2, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो अब देखिए ये काइनेटिक एनर्जी से हमने निकाला है और ये वर्क से निकाला था, ठीक है। क्या बिल्कुल सेम है, ये दोनों सेम है, यानी कि देखो वर्क हो गया, मैकेनिकल एनर्जी, कोई सी भी टाइप की एनर्जी हो, हीट हो, एंथैल्पी हो, इन सब के लिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला आता है वो है m1 L2 t -2। अब देखिए जैसे फोर्स है, ठीक है, फोर्स, एनर्जी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, और आगे आपके पास आएंगे पावर, ठीक है, प्रेशर, ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इन सब का आपको ऐसे याद होना चाहिए, ये काफ़ी कॉमनली हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब आप इसको नोट कीजिए, फिर हम देखते हैं कि जो एनर्जी होती है उसकी यूनिट हम कैसे निकालेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला से। अब देखिए क्या डायमेंशनल फॉर्मूला आया था एनर्जी का, m1 L2 t -2। अब देखिए यहाँ पर SI यूनिट निकालते हैं पहले हम, SI यूनिट फोर्स एनर्जी की। अब देखिए ये है मास, मास की पावर क्या है 1 है, और मास के लिए SI यूनिट क्या होती है kg। L है यहाँ पर लेंथ, लेंथ के लिए SI यूनिट क्या होगी मीटर, और यहाँ पर पावर कितनी है लेंथ की 2, और ये देखो यहाँ पर माइनस है ना, माइनस यानी कि ये डिनोमिनेटर में आएगा,
तो टाइम के लिए हम SI यूनिट क्या यूज़ करते हैं, सेकेंड यूज़ करते हैं, और पावर क्या है, 2 है। अब ये नहीं पूछना कि यहाँ पर माइनस कैसे, मतलब यहाँ पर माइनस है, आपने यहाँ पर माइनस नहीं लगाया है। माइनस इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ गया है। अगर मैं इसको ऊपर लिखती हूँ न्यूमरेटर में ही, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा क्यों मैंने यहाँ पर माइनस नहीं लगाया है। तो देखो हमने SI यूनिट तो निकाल ली है, और इसको हम कहते हैं जूल। इस पूरी यूनिट को हम बोलते हैं जूल। ठीक है, इतना बड़ा यूनिट हम बोलेंगे नहीं ना, kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, तो इस पूरी यूनिट को हम कह देते हैं जूल। अब देखो जो CGS यूनिट है एनर्जी की, वो कैसे निकलेगी। अब देखो यहाँ पर क्या है, मास। ठीक है, मास के लिए CGS यूनिट में क्या होता है, ग्राम। लेंथ में CGS यूनिट क्या है लेंथ की, सेंटीमीटर। और पावर कितनी है, यहाँ पर 2 है, अपॉन जो टाइम है, टाइम के लिए CGS यूनिट क्या होगी, वही है, सेकेंड है, और पावर क्या है यहाँ पर 2। यहाँ पर भी देखो मैंने माइनस नहीं लगाया, आप समझ गए ना, क्योंकि मैंने इसको डिनोमिनेटर में ही लिखा है। अगर मैं न्यूमरेटर में लिखती ऊपर की तरफ G सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड -2 ऐसे लिखती, ठीक है मैं। तो देखो ये जो यूनिट है इसको तो हमने कह दिया जूल है, तो इस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, अर्ग। ठीक है, अर्ग। अब देखिए जूल और अर्ग में क्या कोई रिलेशन है, उसको देखने के लिए यहाँ पर आप ये लिखिए 1 जूल इज इक्वल टू, ठीक है, ये इज इक्वल टू ऐसे लिख दिया मैंने क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं थी। तो देखो kg मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 1 kg में कितने ग्राम होंगे, 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगी, 100 सेंटीमीटर, 100 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो सेकंड है, सेकंड तो CGS में भी सेकंड ही होती है, और इसमें SI में भी सेकंड ही यूज़ करते हैं हम टाइम की यूनिट को। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, 1000 है ये, यानी कि इसको लिख देती हूँ मैं 10 की पावर 3। ठीक है, 10 की पावर 3, और ये टोटल क्या आ जाएगा, 10 की पावर 2 इंटू, अब देखो ये 100 है, 100 को मैं लिख सकती हूँ 10 की पावर 2, और ये पूरे का होल स्क्वायर जो ये 2 है इसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखो 10 की जो पावर है 2, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाहर वाली पावर को, तो ये क्या आ जाएगा टोटल में 10 की पावर 4, 2 इंटू 2 4 होता है ना, इसीलिए। अब देखो यहाँ पर 10 की पावर 4 लिखेंगे, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या है, kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर बेस सेम है ना, 10 और 10, 10 इंटू 10, और पावर क्या है इसकी यहाँ पर 10 की पावर 3 और 10 की पावर 4। अब देखो यहाँ पर बेस सेम है, तो इनकी जो पावर है वो दोनों ऐड हो जाएंगी, यानी कि 10 की पावर 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 7। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 की पावर 7। और देखो इस यूनिट को हमने क्या बोला था अभी, इस यूनिट को हमने बोला था ये अर्ग होता है, तो यहाँ लिख देंगे 10 की पावर 7 अर्ग। और इस यूनिट को हमने क्या बोला था कि ये जूल है, यानी कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। ठीक है, ये कन्वर्जन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार काम आता है ये फिजिक्स में। ओके, अब देखिए अगली क्वांटिटी हमारे पास पावर। पावर क्या होता है, एनर्जी पर सेकेंड। ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या होगा, एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, सेकंड क्या है, टाइम की यूनिट है,
अब देखो जो पर वर्ड आया था ना PER, इसका मतलब होता है कि डिवाइड में जाएगा, ठीक है। जो भी आगे की क्वांटिटी है वो सारी डिवाइड में जाएगी। तो ये फॉर्मूला हमारे पास। अब देखो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने अभी अभी निकाला था, वो आया था ML2T-2, ठीक है। टाइम के लिए हम यहाँ लिखेंगे T। अब देखो ये T ऊपर जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ML2T-2 इंटू T की पावर -1। अब देखो यहाँ पर ये बेस सेम है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी सॉरी ये दोनों बेस सेम है तो ये पावर क्या है, प्लस हो जाएंगी। ML2T, अब देखो -2 -1 क्या हो जाएगा, -3, ठीक है। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया है पावर का। अब देखो पावर की यूनिट क्या होगी, पावर की यूनिट एनर्जी के लिए हम लिख देते हैं जूल, ठीक है, और टाइम के लिए सेकेंड। ये पावर की यूनिट है। या फिर इस पूरे टर्म को हम लिख देते हैं वाट, यानी कि 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास फिजिकल क्वांटिटी इंटेंसिटी। अब देखिए इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको टाइम टू टाइम याद हो जाएंगे। अब देखो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एनर्जी अपॉन टाइम और मल्टीप्लाई। देखो मैंने क्या बताया था, पर के बाद जो भी वर्ड होता है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो डिनोमिनेटर में आ जाती है। तो पर सेकंड है, सेकंड यानी कि टाइम, टाइम वाला नीचे आ गया। पर यूनिट एरिया, जो एरिया है उसको भी हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, ठीक है। एनर्जी अपॉन टाइम और एरिया। अब देखो एनर्जी का हमने निकाला था डायमेंशनल फॉर्मूला, वो आया था M1L2T-2, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर नीचे टाइम, टाइम के लिए लिखेंगे हम यहाँ पर T, और एरिया के लिए हम क्या लिखते हैं, L²। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ तो लेंथ है ही, और जो ब्रेथ है ये भी लेंथ होती है। तो देखिए जो L है, लेंथ को हम कैसे मेजर करेंगे, मीटर में, और ब्रेथ को भी मीटर में मेजर करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास मीटर स्क्वायर। और मीटर के लिए, मीटर क्या है, लेंथ की यूनिट है, तो यहाँ लिखेंगे L, लेंथ के लिए L लिखते हैं ना, और पावर 2 है इसकी, ठीक है। तो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला है L की पावर 2, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है एरिया की जगह यहाँ पर L2, ठीक है। अब देखिए L की पावर 2 से L की पावर 2 कैंसिल हो गई है। अब ये T ऊपर जाएगा, M की पावर 1 है यहाँ पर, और L की पावर हो गई है 0, ठीक है। T की पावर -2 इंटू T की पावर -1, ये T ऊपर गया है ना इसलिए -1 यहाँ पर, ठीक है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं आप डायरेक्टली लिखूंगी, ठीक है, ये कि ये जो टर्म है ये ऊपर जाके ऐसे -1 आ गया है पावर इसकी। तो ये आ जाएगा M की पावर 1, L की पावर 0 और T की पावर -3, ठीक है। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला है इंटेंसिटी का। और इंटेंसिटी की अगर आप यूनिट देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ से रब करती हूँ, ये थोड़ा ऊपर से कर देती है, ठीक है। ये इंटेंसिटी लिखा है। अब देखिए ये तो आ गया है इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। M1L0 T की पावर -3। अब देखिए यूनिट की बात करते हैं। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी अपॉन टाइम, और ये है क्या है, ये एरिया, ठीक है। एनर्जी के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर 1 जूल अपॉन टाइम के लिए
1 को छोड़ देते हैं, यहाँ पर सिर्फ जूल लिखते हैं। जूल अपॉन टाइम के लिए लिखेंगे हम यहाँ पर सेकेंड, और एरिया के लिए यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जूल अपॉन सेकेंड। ठीक है, ये क्या था, ये था वाट, 1 वाट। ठीक है, यानी कि इंटेंसिटी की यूनिट हो जाएगी आपके पास वाट अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे टर्म को हमने वाट लिख दिया है। ठीक है, वाट हो जाएगा, ये पूरा टर्म वाट हो गया, और नीचे क्या है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो वाट अपॉन मीटर स्क्वायर इज द ऐसा यूनिट ऑफ इंटेंसिटी। नेक्स्ट क्वांटिटी आपके पास प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला देखा था हमने, M/L/T-2 अपॉन एरिया के लिए क्या होगा, L2। ठीक है, अब देखिए एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा M/L⁻⁻1, ये ऊपर जाएगा ना, ये तो कैंसिल हो गया, एक L ऊपर जाएगा तो ये L⁻⁻1 हो जाएगा, T-2। अब देखिए प्रेशर की SI यूनिट क्या होगी, SI यूनिट ऑफ प्रेशर। अब देखिए फोर्स के लिए हम लिखेंगे न्यूटन, और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम बोल देते हैं पास्कल, यानी कि 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा यूनिट पास्कल है। अगला है आपके पास फिजिकल क्वांटिटी मोमेंटम। अब देखो मोमेंटम बोले, मोमेंटम एंड इम्पल्स। अब देखो जो इम्पल्स है, इसमें शॉर्ट टाइम के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगता है, बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए। तो इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ठीक है, और ये मोमेंटम अगर लिखा है ना, सिर्फ मोमेंटम लिखा है, इसका मतलब होता है लीनियर मोमेंटम। अगर एंगुलर मोमेंटम की बात होगी तो यहाँ पर आपको वर्ड लिखा रहेगा कि एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, एंगुलर वर्ड लिखा रहेगा यहाँ पर, लीनियर मोमेंटम ही है ये। तो लीनियर मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं P से, और इसका फॉर्मूला होता है mv। अब देखो m है मास, मास के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर m, v क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, L_T-1। ठीक है, तो ये आ गया है डायमेंशनल फार्मूला मोमेंटम के लिए। अब देखो चेंज इन लीनियर मोमेंटम, यानी कि डेल्टा पी। अब देखो मोमेंटम में से ही मोमेंटम को माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, अल्टीमेटली मोमेंटम ही मिलेगा। तो इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो सेम होता है, दैट इज M/L⁻⁻1। ठीक है, तो अगली क्वांटिटी हमारे पास जैसे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या फिर आप इसको एंगल भी बोल सकते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो देखो जैसे कि एक ग्राउंड है, सर्कल के शेप में है वो, यहाँ पर एक बच्चा खड़ा है। ठीक है,
ये ग्राउंड है। यहाँ पर एक बच्चा खड़ा है, ये सेंटर है इसका, ये ग्राउंड का सेंटर है। यहाँ पर एक बच्चा खड़ा है, ठीक है। वो यहाँ से दौड़ता हुआ यहाँ जाता है, ये है इसकी इनिशियल पोजीशन, ये है इसकी फाइनल पोजीशन। तो देखिए यहाँ पर एंगल क्या है, 0 एंगल है यहाँ पर, ठीक है। अब ये बच्चा यहाँ से लेके यहाँ पर गया है, तो जो एंगल डिस्प्लेस किया है इसने, ये जो डिस्प्लेसमेंट आया है इसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, एंगल भी लिख सकते हैं, एंगल इज इक्वल टू, अब देखिए मैंने आपको ये याद कराया था ना कि जो tan थीटा है उससे आप इसको याद कर सकते हैं। tan थीटा क्या होता है, P/B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको आप सोच लीजिए, जैसे ये तो एक परपेंडिकुलर है मानने के लिए, ये ऐसे है नहीं, ऐसे याद करने के लिए मैंने आपको बताया था ताकि आपको याद रहे कि एंगल, आर्क और रेडियस में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो जो एंगल है थीटा यहाँ पर याद आएगा इक्वल्स टू P, क्या है यहाँ पर, जैसे ये एंगल है ना, यहाँ पर ये थीटा होता है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, वैसे यहाँ पर ये हो गया एंगल दैट इज थीटा। ये जो आर्क लेंथ है इसको हमने जैसे मान लिया, जैसे P है ये, ठीक है, ऐसे आर्क लेंथ है ये आर्क लेंथ है, और ये है रेडियस। अब देखो tan थीटा के लिए हम क्या लिखते हैं, P/B, यानी कि पहले लिखेंगे सामने वाला जो भी लेंथ है वो, फिर नीचे लिखते हैं बेस को, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अब देखो यहाँ पर आर्क लेंथ, ये क्या है, लेंथ है, तो लेंथ के लिए लिखेंगे हम यहाँ पर L, और रेडियस भी क्या है, एक लेंथ है, लेंथ के लिए यहाँ पर भी आ जाएगा L, ठीक है। L से L कैंसिल हो जाएगा, तो जो थीटा है यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, यानी कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है या फिर एंगल, वो कैसा है, डायमेंशन लेस है, डायमेंशन नहीं है उसके पास, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डायमेंशन लेस। लेकिन एंगल के पास ऐसा यूनिट है, और ऐसा यूनिट क्या होती है एंगल की, रेडियन। तो इससे आप एक पॉइंट नोट कर सकते हैं यहाँ पर। अब देखो किसी डायमेंशन लेस क्वांटिटी के पास यूनिट हो सकती है, लेकिन अगर किसी के पास यूनिट है, मतलब किसी के पास अगर यूनिट नहीं है, ठीक है, उसके पास डायमेंशन नहीं हो सकता। तो इसको आप अच्छे समझने के लिए ये पॉइंट नोट करना, इफ अ क्वांटिटी इज, फिजिकल क्वांटिटी लिखिए यहाँ पर, इफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज डायमेंशन लेस, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन लेस है यानी कि उसके पास डायमेंशन नहीं है, इट कैन हैव यूनिट। क्या मतलब हुआ, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास अगर डायमेंशन नहीं है तो उसके पास यूनिट हो सकती है, लेकिन बट a physical quantity with no unit, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास यूनिट नहीं है, with no unit, if a physical quantity have no unit, it will never have dimension, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा है ना ये, ठीक है। अब देखो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास अगर डायमेंशन नहीं है, वो डायमेंशन लेस है, तो उसके पास यूनिट हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल है एंगल, इसके पास डायमेंशन नहीं है लेकिन इसकी यूनिट है। लेकिन किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास अगर यूनिट ही नहीं है, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा मोल, ठीक है, मोल फ्रैक्शन देखा है ना आपने, मोल फ्रैक्शन में ऊपर भी
मोल होता है, नीचे भी मोल होता है, वो दोनों ऐसे कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। ये यूनिट लेस है। अगर मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस है, अगर इसके पास यूनिट ही नहीं है तो इसके पास डायमेंशन भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन किसी के पास डायमेंशन नहीं है तो उसके पास यूनिट हो भी सकती है। तो इसको आप थोड़ा सा, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आपके पास, ये असर्शन रीजन में आ सकता है, तो उसके लिए फ्लो चार्ट है, थोड़ा सा ट्रिक है, उसको देखेंगे हम। तो देखो, जैसे हमने ये पढ़ा था कि किसी के पास यूनिट हो, उसके पास डायमेंशन नहीं हो, ऐसे, ठीक है। इन सब पे जो असर्शन रीजन आते हैं उसके लिए ये टेबल है एक, इससे आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक घर है, ठीक है, ये है फर्स्ट फ्लोर, ये है सेकंड फ्लोर। तो जो यूनिट है इसको हम ले लेते हैं फर्स्ट फ्लोर, और जो डायमेंशन है इसको हम लेंगे सेकंड फ्लोर, ठीक है। अब देखिए, पहला है अ फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट। अगर किसी घर में फर्स्ट फ्लोर है तो ऐसा हो भी सकता है कि सेकंड फ्लोर बना रखा हो, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं भी बना रखा हो, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर है तो ऐसा हो सकता है कि डायमेंशन हो या फिर ना भी हो, ठीक है। एक वर्ड देखिए, एक होता है मे और एक होता है मस्ट, ठीक है। इंग्लिश का भी बहुत बड़ा रोल होता है फिजिक्स में, जो असर्शन रीजन आते हैं ना हमारे पास। अब देखिए, जो असर्शन रीजन आते हैं उसमें मे और मस्ट का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। कोई भी सेंटेंस, जैसे मे मतलब क्या है, कुछ संभावना दिखाई जा रही कि हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि 100% है। और मस्ट मतलब कि बिल्कुल, मस्ट मतलब बिल्कुल श्योर है। कोई अगर चीज़ श्योर है उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसमें मस्ट यूज़ करते हैं। मे यूज़ तब करते हैं जब कुछ हमको लग रहा हो कि हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो, पहले है अ फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट, फर्स्ट फ्लोर है, तो हम सेकंड को हम कह सकते हैं कि हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता। तो यहाँ हम लिखेंगे मे हैव और मे नॉट हैव डायमेंशन। अगर किसी यूनिट के पास, सॉरी, किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास यूनिट है तो उसके पास डायमेंशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे हमने अभी देखा था, एंगल है, उसके पास यूनिट तो है लेकिन उसके पास डायमेंशन नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे कि प्रेशर है, ठीक है, उसके पास यूनिट भी है और डायमेंशन भी है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए, अ फिजिकल क्वांटिटी डजंट हैव यूनिट। अब देखो, पहला फ्लोर ही नहीं है तो आप सेकंड फ्लोर नहीं बना सकते, ठीक है। अगर पहला फ्लोर बिल्कुल नहीं है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है फर्स्ट फ्लोर, तो आपको बिल्कुल श्योर है कि सेकंड फ्लोर भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे मस्ट नॉट हैव डायमेंशन। क्या आपको श्योर है कि इसका डायमेंशन हो ही नहीं सकता? किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास अगर यूनिट ही नहीं है तो उसके पास डायमेंशन होगा ही नहीं, 100% श्योर है। नेक्स्ट है, देखिए, अ फिजिकल क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस, यानी कि ऊपर वाला फ्लोर नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि फर्स्ट फ्लोर हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि नहीं हो और ऐसा भी नहीं है कि भाई पक्का 100% है ही, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मे हैव और मे नॉट हैव यूनिट। ऐसा हो भी सकता है कि यूनिट हो और ऐसा नहीं भी हो सकता कि यूनिट ना हो। अब देखो, यहाँ पर है अ फिजिकल क्वांटिटी हैव डायमेंशन, इसका मतलब सेकंड फ्लोर है। सेकंड फ्लोर कब होगा? जब फर्स्ट फ्लोर प्रेजेंट होगा, यानी कि फर्स्ट फ्लोर 100% श्योर है, तभी तो सेकंड फ्लोर बना है। तो मस्ट हैव यूनिट आ जाएगा इधर, ठीक है। मैं एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। पहला आपको गिवन है अ फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट, ठीक है। अगर फर्स्ट फ्लोर है तो हम इसको कह सकते हैं कि सेकंड फ्लोर बना भी रखा हो, नहीं भी बना रखा हो, ठीक है। तो यहाँ पर मे और मे नॉट हैव डायमेंशन ऐसे लिखा है। आपको मे और मस्ट में फर्क समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है अ फिजिकल क्वांटिटी डजंट हैव यूनिट, यानी कि यूनिट ही नहीं है, यानी कि फर्स्ट फ्लोर है ही नहीं, तो सेकंड फ्लोर तो होगा ही नहीं, जाहिर सी बात है।
क्योंकि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ही तो सेकंड फ्लोर बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे मस्ट नॉट हैव डायमेंशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास अ फिजिकल क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस, यानी कि सेकंड फ्लोर नहीं है। तो हम फर्स्ट फ्लोर के बारे में नहीं कह सकते हैं कि प्रेजेंट है या फिर नहीं है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट फ्लोर प्रेजेंट हो, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो। तो यहाँ हम लिखेंगे मे हैव और मे नॉट हैव यूनिट, ठीक है। अगला है हमारे पास अ फिजिकल क्वांटिटी हैव डायमेंशन, यानी कि सेकंड फ्लोर प्रेजेंट है, ये बताया है। अगर सेकंड फ्लोर प्रेजेंट है तो जाहिर सी बात है कि फर्स्ट फ्लोर भी होगा, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ही तो सेकंड फ्लोर बना है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो यूनिट है उसको हमने फर्स्ट फ्लोर लिया है। अगर आप यूनिट को ऐसे उलट पुलट कर देंगे तो फिर आपको थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है, कि जो डायमेंशन है वो ऊपर आएगा, यूनिट नीचे आएगा। उसके बाद तो आपको ये सब लर्न हो जाएगा। अब देखिए अगली फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी क्या होता है, नॉर्मली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी को हम लिखेंगे ओमेगा से इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या था, डी थीटा अपॉन यहाँ नीचे क्या आएगा टाइम, डी टी, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए ऐसे कि थीटा का डायमेंशन अपॉन टाइम का डायमेंशन। अब देखो थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि एंगल। हमने देखा था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन लेस होता है। तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी के लिए हम लिखेंगे m0 l0 t0। तो यहाँ लिख दीजिए m0 l0 और t0। और नीचे क्या है टाइम, टाइम के लिए यहाँ लिखेंगे हम t की पावर 1। अब देखो ये तो 0 है, इनको लिखो या ना लिखो एक ही बात है। तो ये जो t है ऊपर जाके -1 हो जाएगी इसकी पावर, तो t -1। ये होता है एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। एक क्वांटिटी हमारे पास है जैसे कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको यहाँ से हटा दो। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को भी ऐसे ओमेगा से डिनोट करते हैं। अब देखो 2π, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नंबर हो गया ना। और मैंने आपको बताया था कि जो न्यूमेरिकल होता है साइन थीटा हो गया, ठीक है। साइन थीटा, थीटा, इन सब का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो इनको हम कंसिडर नहीं करेंगे नंबर्स को, सिर्फ फ्रीक्वेंसी को देखेंगे। अब देखो ओमेगा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है 1/टाइम। फ्रीक्वेंसी टाइम के लिखेंगे हम 1/t, यानी कि फ्रीक्वेंसी का क्या आ गया है t-1। ओमेगा इज इक्वल टू f है, अब देखो यहाँ पर क्या है ओमेगा इज इक्वल टू f। जो f का डायमेंशन है t-1 वही ओमेगा का होगा। तो ओमेगा यानी कि फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया t-1, ठीक है। तो देखो अब एंगुलर वेलोसिटी गिवन है आपको, या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी गिवन हो, या फिर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इन सब का एक ही डायमेंशनल फार्मूला है, दैट इज t की पावर -1। अगला है आपके पास फिजिकल क्वांटिटी एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको पता है कि नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा
एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। एंगुलर वेलोसिटी हमने क्या देखा, ओमेगा होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम डी ओमेगा बाई डी टी, यानी कि ओमेगा का डायमेंशन यहाँ पर टाइम का, देखो ओमेगा क्या है, t-1 है, और नीचे क्या है, टाइम। टाइम के लिए यहाँ पर t आ जाएगा, ये t ऊपर जाएगा, t-1 इंटू t-1, बेस सेम है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी पावर, तो ये आ जाएगा t की पावर -2। तो ये आ गया है आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशन फार्मूला, ठीक है। अगली फिजिकल क्वांटिटी है आपके पास टॉर्क, या फिर आप इसको लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। अब देखिए टॉर्क का फॉर्मूला होता है हमारे पास, टॉर्क को टाउ से डिनोट करते हैं, तो ये आएगा आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। देखिए आर क्या है, यहाँ पर एक लेंथ होगी, ठीक है, डिस्टेंस, तो आर के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर एल, और फोर्स है, फोर्स के लिए क्या डायमेंशनल फॉर्मूला था, m1 l1 t-2, ठीक है। तो ये आ जाएगा m l2 t-2। अब देखो ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, क्या ये जाना पहचाना है, तो ये सेम डायमेंशनल फॉर्मूला आया था हमारे पास एनर्जी के लिए। तो अब आप ये कहेंगे कि टॉर्क एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ऐसा बोलेंगे क्या आप? तो ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि टॉर्क अलग चीज़ है और एनर्जी अलग चीज़ है। तो इससे हमें एक बात पता चलती है, उसको हम नोट में लिखेंगे कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो सेम हो सकता है, ठीक है। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज कैन हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है। अब देखिए जो टॉर्क है उसकी यूनिट क्या आएगी, यहाँ पर है फोर्स और ये क्या है आर। आर मतलब एक डिस्टेंस है, उसको मीटर से मेजर करेंगे तो टॉर्क की यूनिट आ जाएगी न्यूटन मीटर। ठीक है। अगली फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। पहले हमने लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, अब पढ़ेंगे हम एंगुलर मोमेंटम। मूवमेंट ऑफ मोमेंटम और ये है एक एंगुलर इम्पल्स। इनका सेम होता है डायमेंशनल फार्मूला। ये इम्पल्स वैसे ही जैसे हमने बताया था लीनियर मोमेंटम में, चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स, वैसे ही चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एंगुलर इम्पल्स। ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं एल से और इसका फॉर्मूला होता है mvr। अब देखो m है यहाँ पर मास, तो उसके लिए यहाँ पर हम लिख देंगे m। ठीक है। m ये l है यहाँ पर, जब वैसे लिख देते हैं यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम लिख देते हैं। ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्योंकि l और जो लेंथ के लिए l है वो सेम हो जाएंगे। यहाँ पर हो गया ये मास के लिए m, वेलोसिटी है यहाँ पर ये v, तो ये वेलोसिटी का फार्मूला होता है डायमेंशनल फार्मूला lt-1 और r क्या है हमारे पास लेंथ है, तो ये आ जाएगा l। ठीक है। अब देखिए m l स्क्वायर t-1। ठीक है। ये डायमेंशन फार्मूला आ गया है एंगुलर मोमेंटम, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम और एंगुलर इम्पल्स, इन सब का ये सेम होता है। अगली क्वांटिटी हमारे पास जैसे कि प्लैंक्स कांस्टेंट। अब देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एनर्जी ऑफ फोटोन, नहीं पढ़ा है तो आप आगे पढ़ेंगे। एनर्जी ऑफ फोटोन
E इज इक्वल टू एच एफ। अब देखो यहाँ पर जो F है वो है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, E है यहाँ पर एनर्जी और H है यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे H, हमें प्लैंक्स कांस्टेंट का निकालना है ना, डायमेंशनल फार्मूला। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो एनर्जी के डिनोमिनेटर में आ जाएगी। H इज इक्वल टू ई बाई एफ। अब देखो एनर्जी का क्या था डायमेंशनल फार्मूला, mL2T माइनस 2, और जो फ्रीक्वेंसी है इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है T माइनस 1। अब देखो ये -1 ऊपर जाके +1 हो जाएगा, mL2T माइनस 2 इंटू टी की पावर 1। अब देखो -2 और +1 ये क्या आ जाएगा, -1 आएगा। तो जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसका डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा हमारे पास mL2 और ये क्या आ जाएगा T की पावर -1, ठीक है। अब देखो ये और ये दोनों सेम है ना, प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम, इन दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम आया है। अब देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, MVr इज इक्वल टू NH/2π। ये बोहर मॉडल का फार्मूला है ना, बोहर मॉडल में पढ़ा होगा आपने, बोहर्स मॉडल। अब देखो ये तो हो गया है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, L। अब यहाँ देखिए n क्या है, n नंबर है, 0 1 2 3 ऐसे इंटीजर है ये। और मैंने आपको क्या बताया था कि जो न्यूमेरिकल होती है, न्यूमेरिकल वैल्यूज उनका डायमेंशन नहीं होता। 2π भी नंबर है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, ये भी नंबर हो गया, इसका भी डायमेंशन नहीं होगा कोई। 2 भी एक नंबर है, इसका भी डायमेंशन फार्मूला नहीं होगा। तो देखो बचा क्या है, h बचा है ना, ये सारे तो हो गए डायमेंशन लेस, ठीक है, इनको काट देते हैं। तो H और MVr ये दोनों इक्वल हो गए हैं, यानी कि इन दोनों का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो सेम आएगा, ठीक है। अगली फिजिकल क्वांटिटी है आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल G से। तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा आपने 9th क्लास में, F इज इक्वल टू, जैसे दो मास हैं उनके बीच में फोर्स लग रहा है जब वो एक r डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, ठीक है। F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन में r², ठीक है। अब देखो हमें G का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, तो ये r² भी फोर्स के साइड चला जाएगा और m1 और m2 भी फोर्स के यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम G इज इक्वल टू F r² में m1 m2। अब देखो यहाँ पर फोर्स है, फोर्स का क्या था डायमेंशनल फार्मूला, mLT माइनस 2, और ये r क्या है, लेंथ है। r क्या है हमारे पास, रेडियस है ना, रेडियस क्या होता है, लेंथ होता है। तो l की पावर यहाँ पर 2 आएगी, ओके। नीचे है यहाँ पर मास, ये अब ये नहीं देखेंगे कि ये m1 अलग है m2 अलग है, ठीक है, ऐसे नहीं देखेंगे, ये मास ही होता है, मास 1 मास 2, ठीक है। तो यहाँ पर m की पावर 2 लिखेंगे हम। ऐसा भी तो हो सकता था कि m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, ठीक है। तो इसको हमने, जैसे हम इसको मान लेते हैं कि m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, ठीक है। तो m इंटू m क्या हो जाएगा, m की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने आपको आसान करने के लिए समझाया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब देखो एक m से, यहाँ पर 2m है ना, m इंटू m कर लेते हैं। चलो यहाँ पर एक m से एक m कैंसिल हो गया है, ठीक है। इधर ऊपर तो m बचा नहीं है। अब जो ये नीचे वाला m है ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, m की पावर -1, ठीक है। l की पावर हो जाएगी 3, क्योंकि ये l² और एक ये l की पावर 1, इन दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, l की पावर 3 हो गया ये। और t क्या है, t की पावर -2। तो ये डायमेंशनल फार्मूला आ गया है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। अब आप ये नहीं पूछना कि ये तो कांस्टेंट है, इसका डायमेंशनल फार्मूला कैसे आ गया। तो देखो कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं जिनका डायमेंशनल फार्मूला होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे कि हमारे पास अगला है
मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, फिजिकल क्वांटिटी है ये, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आप देखेंगे रोटेशनल वाले चैप्टर में, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है I = mr², ठीक है। आगे देखो आपने काफ़ी सारे पढ़े होंगे, जैसे यहाँ पर 1/2 mr² लिखा होगा, ठीक है। तो ये जो कुछ भी नंबर होता है यहाँ पर, उनका तो कोई रोल होगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहे हैं, और जो कांस्टेंट होते हैं यानी कि जो नंबर होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का जो डायमेंशन होता है वो 0 होता है, कुछ भी नहीं होता उनका डायमेंशन। तो यहाँ पर सिर्फ mr² को ही हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। mr², I = mr²। तो देखो m क्या है यहाँ पर, मास है, r क्या है यहाँ पर, रेडियस है, ठीक है। लेंथ, r क्या है, लेंथ है यहाँ पर, l यहाँ पर पावर आ जाएगी 2, ठीक है। तो I का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया हमारे पास, m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर 0, ठीक है।